टीवी दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव पोलिंग पार्टियों का आने का सिलसिला जारी है। डिग्री कॉलेज परिसर पहुंची 18 पोलिंग पार्टियां। वहीं आपको बता दें कि विद्युत व्यवस्था के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस दौरान कर दिए गए हैं। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि अब यहां पर तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव पोलिंग पार्टियों का आने का सिलसिला भी जारी हो गया है। डिग्री कॉलेज परिसर पहुंची 18 पोलिंग पार्टियां अब यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम को रखे जाएंगे और 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी, जिस पर लगातार नजर बनी रहने वाली है कि आखिरकार किसकी जीत होने वाली है। विद्युत व्यवस्था के साथ सुरक्षा के भी इस दौरान कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कड़ी निगरानी यहां पर इस दौरान रखी जाएगी। अब यहां से ईवीएम बाहर आएंगे, वो तभी आएंगे 8 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी। तो एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पोलिंग पार्टियों का आने का सिलसिला अब जारी है। हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। हिमांशु, पोलिंग पार्टियों का आने का सिलसिला जारी है, क्या जानकारी? क्योंकि अब तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। 18 यहाँ पर तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंच चुकी हैं, ये भी जानकारी है। 8 तारीख का यहाँ पर इंतजार रहने वाला है। बिल्कुल, मतदान संपन्न होने के बाद पोलिंग पार्टियों का आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है और लगातार पार्टियां पहुंच रही हैं। अब तक 18 पोलिंग पार्टियां पहुंचने की सूचना मिल रही है। साथ ही लगातार जारी है, दूर दूर से पोलिंग पार्टियां पहुंच रही हैं। डिग्री कॉलेज परिसर में पर्याप्त विद्युत व्यवस्था के साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और देर शाम तक जो है पोलिंग पार्टियां सभी पहुंचने की ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, अब यहाँ पर 18 पोलिंग पार्टियां और कितनी यहाँ पर बची है हिमांशु जो आनी अभी बाकी है, और सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं? 188 बूथों पर मतदान बूथ बनाए गए थे, लिहाजा पोलिंग पार्टियां देर तक पहुंचेंगी और काफी कुछ पोलिंग बूथ की दूरी ज्यादा है तो लिहाजा वो देर तक पहुंचेंगी और सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी करी गई है और तमाम वो व्यवस्थाएं जो जरूरी होती हैं वो डिग्री कॉलेज परिसर में की गई हैं ताकि सुरक्षित ये ईवीएम जमा हो सके। ठीक है, ईवीएम सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए तमाम तरीके के इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गया है। 5 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। गौरतलब है कि जिले में मतदान के लिए 172 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही 15 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील घोषित किए गए थे। वहीं विधानसभा क्षेत्र को 3 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया था। 15 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी की गई थी। चुनाव के लिए 168 वाहनों का इस्तेमाल किया गया। वहीं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर 834 मतदान कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया था। मतदान के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सखी बूथ भी यहां पर बनाया गया था और 5 आदर्श बूथ भी बनाए गए थे। विधानसभा में 188 पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू होना है, तो हमारा सभी जगह लगभग मतदान स्टार्ट हो गया है। तो अभी 9 o'clock के जो 2 घंटे के मतदान की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कितना परसेंटेज अभी वोटिंग हुआ है। अभी कोई स्थिति आज सच नहीं है कि हमारा कोई भी कहीं पर भी किसी भी बूथ पर कोई इशू नहीं है। सब जगह फ्लॉलेसली मतदान अच्छे से चल रहा है और यहाँ इस वाले बूथ पर जिस पर मैंने दिया है तो काफ़ी अच्छा टर्नआउट है। अभी तक 7% के आसपास टर्नआउट है। लगभग 639 यहाँ पर वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अभी तक हमारा लगभग 94 के आसपास वोटिंग हो चुका है। तो इस तरह अन्य बूथों पर भी होगा। तो एक बार ये 9 o'clock का जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या टर्नआउट है। बाकी की स्थिति सामान्य है। कुछ वीवीपैट्स में मॉक पोल के दौरान कुछ खराबी हुई थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया था। अब सभी जगह सुचारू। तो अब एक का जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। पार्वती दास बीजेपी की तरफ से, बसंत कुमार कांग्रेस की तरफ से यहां पर आमने सामने हैं और अब इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर में किन किन के बीच में फिलहाल टक्कर रहने वाली है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पार्वती दास इनको प्रत्याशी बनाया गया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार को प्रत्याशी बनाया गया था।
तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। अब इन दोनों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। हालांकि किसकी जीत होगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बागेश्वर विधानसभा सीट आरक्षित सीट है, बागेश्वर जिले में है। वहीं उत्तराखंड के सबसे पहले चुनाव साल 2002 में कांग्रेस को जीत यहां पर मिली थी। साल 2002 चुनाव में कांग्रेस के राम प्रसाद टमटा ने चुनाव जीता था। वहीं बीजेपी के नारायण रामदास को 2177 मतों से हराया था। साल 2007 में बीजेपी से चंदन रामदास पहली बार बागेश्वर से विधायक बने थे। वहीं चंदन रामदास ने कांग्रेस प्रत्याशी राम प्रसाद को 5890 से मात दी थी। वहीं साल 2012 की बात कर ली जाए, बीजेपी के चंदन रामदास एक बार फिर से चुनाव जीते थे। कांग्रेस के राम प्रसाद टमटा को 1911 वोटों से हराया यहां पर गया था। साल 2017 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के चंदन रामदास की विजयी हुई थी। वहीं आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए ये कहा कि चंदन रामदास का निधन प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। जो भी काम वो बागेश्वर की जनता के लिए करना चाहते थे उनको पूरा किया जाएगा। बता दें कि आज पहले दिन शोक के चलते प्रश्नकाल नहीं होगा। वहीं बुधवार 6 सितंबर को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय चंदन रामदास जी, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ था, और उसके बाद विधानसभा सत्र आज प्रारंभ हुआ। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा और तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी और अन्य साथियों ने उनके किए गए कार्य, उनका क्षेत्र के प्रति प्रेम, जनता के प्रति लगाव और जो पिछड़ी, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य तमाम समाज के लिए जो उन्होंने काम किए, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता, उनका व्यवहार, उनका हंसमुख व्यवहार, ये सभी लोगों ने उनको याद किया। निश्चित रूप से पूरा सदन उनके निधन से बहुत दुखी है। सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और सबकी भावनाओं को माननीय अध्यक्ष जी को आग्रह किया कि उनकी भावनाएं उनके परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे माननीय चंदन रामदास जी वर्तमान विधानसभा के सदस्य भी थे। ऐसे ही हमारे 2 बार के विधायक रहे कुंवर सिंह नेगी जी, जिनका निधन भी मई 2023 में हुआ, और जो वास्तव में एक जननेता थे। क्षेत्र के प्रति उन्होंने अनेकों कार्य किए, अधिवक्ता थे और एक कुशल राजनेता थे। उनके निधन पे भी सभी सदन के साथियों ने, तमाम लोगों ने, माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, नेता बसपा ने, मेरे समेत तमाम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि सभी सदन की जो संवेदना है, भावनाएं हैं, उनके परिवार तक पहुँचाने का। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन की कार्यवाही मात्र 3 दिन चलाए जाने पर निराशा व्यक्त की है। नेता प्रतिपक्ष का यह कहना है कि इस सत्र से पहले 614 प्रश्न सदन के पटल पर रखने की बात कही गई थी, लेकिन मात्र 3 दिन में किस तरह से ये 614 प्रश्न पूरे हो सकेंगे, यह उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवालों से बचकर भागने का भी आरोप लगाया है। यशपाल आर्य के अनुसार जिस तरह सत्र की अवधि मात्र 3 दिन तक रखी गई है, इससे सरकार की मंशा और नीयत साफ तौर पर नजर आ रही है। सीएम धामी के निर्देश पर एसआईटी कर रही जांच। देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीनों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां पर भारी संख्या में एसएसपी कार्यालय पर अधिवक्ता पहुंचे।
यहां पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज अधिवक्ताओं ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया है। रजिस्ट्रार कार्यालय में कागजों में अनियमितता सामने आने के बाद दून पुलिस ने नामी वकील केपी सिंह को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद एसआईटी मामले की जांच कर रही है। आज अधिवक्ता समाज जब एक भय और रोष जो दिन हमारे बीच में ज़्यादा हो चुका था, पुलिस द्वारा आए दिन अधिवक्ताओं का जो शोषण किया जा रहा था, कभी जांच के बहाने से, किसी और तरीके से अधिवक्ता को न्यायालय में कोर्ट ऑफिसर कहा गया है और पुलिस द्वारा ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई सब्जी ठेली वाला होगा। और इसी क्रम में आज हम माननीय एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया और उनको बताया कि या तो पुलिस अपनी कार्यशैली सुधारे, वरना अधिवक्ताओं को सड़क को निकलना पड़ेगा और उच्च अधिकारियों में हमें घंटाघर पे पुतले फूकने पड़ेंगे, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा और ना ही हम न्यायालय परिसर में उनको जो हमारे कोर्ट मॉरियर और बाकी जो आते हैं उनको इज्जत देंगे। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लक्सर, कोतवाली और खानपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर हत्या, डकैती और लूट के अलावा चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। एसएसपी के मुताबिक इस गैंग ने लक्सर सहित खानपुर और मंगलौर क्षेत्र के कई घरों में वारदात को अंजाम दिया है। लक्सर कोतवाली के खुलासे के मुताबिक हरिद्वार जिले के देहात क्षेत्र में लक्सर सहित मंगलौर और खानपुर में सपेरा गैंग सक्रिय चल रहा था, जिसमें क्षेत्र में हत्या और लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के अलावलपुर गांव में भी लूट और फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक नीतू नामक अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन दिवंगत मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि देने के साथ ही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है। विपक्ष ने सत्र संपन्न होने के बाद आरोप लगाया है कि राज्य सरकार विभिन्न मुद्दों पर बात करने से घबरा रही है, लिहाजा सत्र की अवधि को कम किया गया है। कांग्रेस बुधवार को सदन में अतिक्रमण और बेरोजगारी जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरेगी। आज पहला दिन था जिसमें शोक सभा पढ़ी गई। शोक संदेश दिवंगत मंत्री चंदन रामदास जी को दिया गया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर जी हैं। आर जी, आज का पहला दिन तो संपन्न हुआ क्योंकि आज शोक सभा थी। विपक्ष के तर्कश में अब कल सरकार को घेरने के लिए क्या तीर है और क्या तैयारी है? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और जिस तरह से आज जो एजेंडा पेश किया गया है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी कि समिति सदन की अवधि को बढ़ाया जाए और मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 2 वर्षों में 2022 और 2023 में मात्र 12 दिन ही कामकाज हो पाया सरकार और सदन चल पाया और जो माननीय विधायक हैं उनके जो प्रश्न हैं उनकी संख्या 600-500 रही है और प्रश्नकाल और सदन मात्र 3 दिन का 2 दिन का ये दिखाई देता है और सरकार नहीं चाहती कि सवालों के जवाब दो। सरकार सवालों से बचना चाहती है। आज पूरे प्रदेश में तांडव हो रहा है, पूरे प्रदेश में एक डर का वातावरण है
आरजी, अतिक्रमण को लेकर आप लोग चिंतित हैं कि अतिक्रमण में सबको एक तरीके से देखा जा रहा है, परंतु बीते दिनों जो बारिश आपदा से नुकसान हुआ उसमें यह भी एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि लोगों ने नदी नालों को कब्जा कर रखा है, उस पर इंक्रोचमेंट है, जिस वजह से पानी अपने नेचुरल वेग में आ रहा है और नुकसान पहुंचा। तो क्या अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए? नहीं, मेरा कहना है हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए है, चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद ही समाधान होगा। समाधान तभी निकलेगा और सहमति भी बनेगी, लेकिन सरकार इसमें चर्चा नहीं कराना चाहती, बात नहीं करना चाहती है। एक फरमान जारी करती है, उसके बाद होता क्या है कि लोगों में दहशत पैदा की जाती है। तो हम चाहते हैं कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो। बेरोजगारी आज है, इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। जो संविदा कर्मी हैं उनको आदेश दिए, फरमान जारी हुआ है कि इनको सबको नौकरी से इनको हटा दिया जाए, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। तो ये कहाँ, सदन में नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे हम? तो ये विषय है, इस पर हम कल भी इस विषय को उठाएंगे और हम चाहेंगे कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए। तो आपके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्होंने दो बातों पर सरकार को घेरा है, पहला ये कि अतिक्रमण के मसले पर सबकी सहमति के साथ काम नहीं हो रहा है, और दूसरा सत्र की जो अवधि है वो बेहद कम है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। सत्र का आज विधानसभा सत्र के पहले दिन लक्सर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद शहजाद ने प्रदेश भर में किए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कटाक्ष किया है। शहजाद के अनुसार यह सभी अतिक्रमण पक्षपातपूर्ण तरीके से ध्वस्त किए जा रहे हैं। एक विशेष समुदाय को टारगेट कर मज़ारों को अवैध घोषित किया जा रहा है और उन्हें गिराया जा रहा है, जबकि रुड़की में नहर के किनारे कई मंदिर बनाए गए हैं जो कि अवैध रूप से बने हुए हैं। वहीं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते